देखो बच्चों, हम लोग बेटा पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पी ब्लॉक के भी लगा लिए हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के भी क्वेश्चन देख लिए हैं, बैक बॉन्डिंग देख लिया है। अब आज हम लोग देख रहे हैं एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बनाना बॉन्ड के बारे में पूछ लेते हैं कि बनाना बॉन्ड कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, समझे। इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज टॉपिक है बनाना बॉन्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं। और इसकी बात करेंगे, इसे हम लोग थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कह सकते हैं। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और सबसे पहला जो हम लोग केस देखने जा रहे हैं ये है B2H6। बेटा B2H6 को हम लोग डाई बोरेन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो B2H6 है डाई बोरेन। डाई बोरेन। तो यहां पर देखिए इसमें कैसे बन रहा है। सबसे पहले बेटा देखो, अगर आप ये देखते हैं यहां पर, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, ये देखिए ये है BH3, ये है BH3, इसको कहते हैं बोरेन। ये BH3 बोरेन। बेटा सबसे पहले की जरूरत ही क्या है, क्यों ये B2H6 बनाता है, जरूरत है ना भैया। हम लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, है कि नहीं भाई। तो हम लोग और ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे जीवन में। तो बोल रहे हैं कि इसको देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था एक बात बताइए, एटम कोई भी मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। ध्यान रखिएगा, कोई भी मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो बेटा, सभी लोग देखो बेटा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल कितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखो 2 2 4 और 2 6, जबकि इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, वह 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, समझे। स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने अभी, 6। तो बोल रहे हैं बेटा, अब ये जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो B2H, देखो बेटा पहला स्टेटमेंट है कि B2H6, बेटा B2H6 कब बना होगा, जब 2 BH3 जुड़े होंगे। देखो तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, 2 BH3 आपस में कंबाइन करेंगे तो ये बना देता है B2H6 बना देता है ना। तो बोल रहे हैं BH3, बेटा सुनो, BH3 बोरेन, इसको मोनोमर बोल सकते हैं। तो B2H6 इसका क्या हो जाएगा, डाइमर हो जाएगा सर, समझे। तो ये है मोनोमर। अगर ये मोनोमर है तो ये क्या हो जाएगा, डाइमर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समझे। ये मोनोमर है तो ये क्या हो जाएगा, डाइमर। पहला तो एक स्टेटमेंट पता चलता है, ये आपसे ट्रू फॉल्स बताइएगा, जवाब दीजिएगा। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, BH3 is not stable itself, therefore it get stabilized by डाइमेराइजेशन। बोलो बच्चों, तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा, बताइए, ट्रू है या फॉल्स। भाई BH3 में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6।
जबकि स्टेबल होने के लिए टोटल कितने होने चाहिए? 8। तो ये खुद से स्टेबल नहीं है, ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाता है बाय द हेल्प ऑफ डाइमेराइजेशन। डाइमेराइजेशन के थ्रू ये अपने आप को स्टेबल करेगा। तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ये ट्रू है। चलिए बेटा देखो, इधर देखो, सेकेंड स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट बोल रहे हैं BCl3। फिर से ये बेटा BCl3 है, सभी लोग देखिए ये BCl3 है। बोलो बच्चों, बोरॉन में कितने बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं? 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड में तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगला मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, BCl3 इज नॉट स्टेबल and it get stabilized by डाइमेराइजेशन। बोलो बच्चों, ट्रू है या फॉल्स है? बोलो भाई, ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? बताइए। ट्रू है तो उसका कारण होगा कोई, और फॉल्स है तो उसका भी कोई कारण होगा। तो ये बोल रहे हैं भैया पहला। तो देखो बेटा ऐसा है, इसको चेक करते हैं। पहला तो ये कह रहे हैं कि क्या ये स्टेबल नहीं है। पहली बात तो इतनी, बेटा देखो, इसको देखो, इस बोरॉन को देखो। बोरॉन सेकेंड पीरियड का मेंबर है। सेकेंड पीरियड के मेंबर अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। कितने इसके पास? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। खाली जगह को कहते हैं वेकेंट ऑर्बिटल। क्या कहते हैं हम लोग? तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये देखिए वेकेंट ऑर्बिटल है। ठीक। अब इस क्लोरीन को देखो बेटा, क्लोरीन के पास लोन पेयर है। क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है। 3 लोन पेयर है। ये देखिए, समझे? सुनो बेटा, इधर देखो, एक मैंने आपको बताया, ये भी एक टाइप का रेजोनेंस है, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, इसके लिए रूल बताया है। ये एक एटम A है, ये एक एटम B है। A एटम के पास या तो लोन पेयर हो या तो माइनस चार्ज हो, और B एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। जब भी ऐसा कुछ होगा बेटा देखो, इसका निगेटिव चार्ज यहां खाली जगह में चला जाएगा, समझे? जैसे मैं यहां खड़ा हूं, थोड़ी देर बाद मैं इस टाइल पे आ जाता हूं, समझे? फिर वापस क्या होगा? मैं यहां चला जाऊंगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, समझे? ये भी एक तरीके का रेजोनेंस होता है। और याद कर लो, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। रेजोनेंस से स्टेबिलिटी क्या होती है? आप ही सोचो बेटा, रुक जाओ, सोचो कि ये जब इधर देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो होता क्या है ना, ये एक बार अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो 6 में 2 जोड़ोगे, कितने हो जाएंगे? 8। लो भैया, स्टेबल हो गया, समझे? अब होता कैसे बेटा, सुनो, ये यहां डोनेट करेगा, फिर ये वापस ले लेगा, फिर ये डोनेट करेगा, फिर ये वापस ले लेगा, फिर ये डोनेट करेगा और फिर ये वापस ले लेगा, समझे? तो पहली बात पता चली कि यहां पे होती है बैक बॉन्डिंग। क्या होती है यहां पे? तो ये बात गलत है कि ये स्टेबल नहीं है। पहली बात तो इतनी है कि ये स्टेबल नहीं है, यही बात गलत हो गई। ये स्टेबल है, और ये स्टेबल है क्योंकि यहां पे हो जाती है बैक बॉन्डिंग। आई बात समझ में? और बेटा क्योंकि बैक बॉन्डिंग होती है, देखो यहां पे ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है बेटा, ये पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है 1+पाई/सिग्मा। यहाँ पे पाई क्या होते हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में जितने पाई बॉन्ड आपको इन्वॉल्व होते दिख रहे हैं उनका नंबर लिया जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। देखो बेटा, यहाँ पे सिग्मा कितने दिख रहे हैं आपको? 3। पाई कितना दिख रहा है? 1। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1+पाई/सिग्मा।
3 से डिवाइड कर दीजिए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा। समझे, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। समझे, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1.33, मतलब 1 से ज़्यादा है ये, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, 1 से ज़्यादा। ध्यान रखिएगा, रेजोनेंस होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो पहली बात तो इतनी गलत है कि ये स्टेबल नहीं है। पहली बात तो मैंने बताया, ये स्टेबल है कि नहीं, ये स्टेबल है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय डाइमराइजेशन, डाइमर फॉर्मेशन। तो डाइमर क्या होगा, देखो बेटा, डाइमर होगा B2Cl6। अगर आपने इसका डाइमर बनाया तो इसका डाइमर क्या होगा, B2Cl6 होगा। सुनो बेटा, होता क्या है, सुनिए ध्यान से। क्लोरीन, क्लोरीन थर्ड पीरियड का मेंबर है और बोरॉन सेकेंड पीरियड का मेंबर है। तो बोरॉन का साइज काफ़ी छोटा है और क्लोरीन का साइज काफ़ी बड़ा है। तो अगर इतने छोटे छोटे बोरॉन के सामने इतने बड़े बड़े भारी भारी 6 क्लोरीन आपने लगाए तो B2Cl6 जिंदा ही नहीं बचेगा, मर जाएगा। मालूम है कैसे, दब दब करके, भीड़ भाड़ के कारण। समझ में आया, इसे बोलते हैं क्राउडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, क्राउडिंग इफेक्ट, या भीड़ भाड़ वाला प्रभाव। क्या बोलते हैं हम लोग, भीड़ भाड़ वाला। और बहुत ज़्यादा भीड़ है ना भैया, जैसे दशहरे मेले में चले जाते हो तो दशहरे मेले में, बेटा 1 मिनट के लिए, चलो देखो बेटा इधर ध्यान दो, ये हम पढ़ा रहे हैं बैक बॉन्ड, ये आपका बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन बता रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। तो यहां पर इसमें ये बताया है B2H6 बनता है, इधर देखो बेटा, B2H6 बनता है, इसे डाइबोरेन कहते हैं। ये BH3 है, इसका सिंगल पार्ट, इसको हम लोग बोरेन कहते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं 2 BH3 जब आपस में जुड़ते हैं तो ये डाइबोरेन बनाते हैं। ये मोनोमर है और ये डाइमर है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है BH3 खुद से अनस्टेबल होता है। बेटा क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कम है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है। समझे, उन्हें कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय डाइमराइजेशन, ये डाइमर के थ्रू, डाइमराइजेशन के थ्रू स्टेबलाइज होता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट बताया मैंने, BCl3 इज नॉट स्टेबल एंड इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय डाइमराइजेशन। तो बेटा BCl3 में मैंने बताया यहां पे लोन पेयर पाया जाता है, यहां वेकेंट p ऑर्बिटल पाया जाता है, तो ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज हो जाता है। इसलिए ये बात गलत हो गई कि ये स्टेबल नहीं है, पहले ही ये बात गलत हो गई। समझे, अब आगे बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। बोल रहे हैं अगर आपने बना भी दिया, अगर आपने B2Cl6 बना दिया तो देखो बेटा यहां पे बोरॉन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज काफी बड़ा है। तो छोटे छोटे 2 बोरॉन के साथ इतने भारी भारी मोटे मोटे 6 क्लोरीन लगाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। रीजन है क्राउडिंग इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान रखिएगा। तो 2 रीजन मैंने आपको बताया, समझिए 2 रीजन बता दिए हैं कि क्यों B2Cl6 नहीं एग्जिस्ट करेगा। पहला रीजन है ऑलरेडी BCl3 गेट स्टेबलाइज्ड, समझिए, सुनिए ध्यान से। मैं अब आपको तीसरा रीजन भी बताने जा रहा हूं क्यों B2Cl6 नहीं बनेगा। 3 रीजन बता रहा हूं मैं, एक नहीं 3 रीजन बता रहा हूं, सुनिए। BCl3 बनता है, पहले तो ये स्टेटमेंट समझो, ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। इसका आंसर तो मैं दे देता हूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, समझिए, एक और ये स्टेटमेंट है कि BCl3 एग्जिस्ट करता है, BCl3 एग्जिस्ट बट B2Cl6 डज नॉट एग्जिस्ट। बोल रहे हैं BCl3 बनता है
मगर B2Cl6 नहीं बनता। बताओ, पहले तो ये स्टेटमेंट बोलो, सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। अब सुनो बेटा, सुनो ध्यान से। अभी बताया मैंने क्यों नहीं बनता है, सुनिए ध्यान से। पहला रीजन BCl3, इसका रीजन बता रहा हूं। अगर ये असर्शन रीजन में आता है तो रीजन नंबर 1, अरे भाई इसको क्यों ये डाइमर बनाएगा? ये तो खुद से ही स्टेबल होता है, ये तो खुद से ही स्टेबल है, समझे? तो BCl3 get stabilized by back bonding। BCl3 जो है ये स्टेबलाइज हो रहा है, BCl3 स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। पहला ये रीजन है, ठीक है। दूसरा रीजन देखो बेटा, दूसरा रीजन, अगर आप B2Cl6 बनाओगे तो यहां पे आपको बेटा देखो, इधर ना यहां पे ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, इसको बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? पार्शियल डबल बॉन्ड। तो अगर आप B2Cl6 बनाओगे तो पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा। क्या आई बात समझ में? आपको पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना होगा। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, समझे? तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो इसका बॉन्ड हम लोग जल्दी तोड़ नहीं सकते। तो इन BCl3 पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये कैरेक्टर लिखा है इज प्रेजेंट बिटवीन बोरॉन एंड क्लोरीन। ध्यान रखिएगा, तो BCl3 में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है किसके किसके बीच में? बोरॉन और क्लोरीन के बीच में, समझे? सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए हम लोग, ये दूसरा रीजन है क्यों हम लोग B2Cl6 नहीं बना पाते। और तीसरा रीजन बेटा, रीजन 3, तीसरा रीजन कि अगर आपने B2Cl6 बनाया तो ये होगा अनस्टेबल। ये क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि यहां पे पाई जाएगी, ध्यान रखिएगा, यहां पे पाई जाती क्राउडिंग। तो बेटा B2Cl6 इज अनस्टेबल ड्यू टू क्राउडिंग और बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ध्यान रखिएगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्यों लग रहा है? और स्टेरिक हिंड्रेंस का रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ क्लोरीन। ये देखिए पहली लाइन है, अभी पहली लाइन बताई मैंने, B2H6 से स्टार्ट किया है, सुनिए ध्यान से, कि BH3 अपना डाइमर बनाता है B2H6, बट BCl3 अपना डाइमर नहीं बनाता। ध्यान रखिएगा, BCl3 अपना डाइमर नहीं बनाता। इसके मैंने आपको तीन रीजन बता दिए हैं। पहला, BH3 इज नॉट स्टेबल बाय इटसेल्फ, क्योंकि यहां हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता है, समझ रहे ना? हाइड्रोजन के पास देने के लिए कुछ नहीं है, खुद ही से ये क्या है? भिखारी है। इस बेचारे के पास देने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, समझ में आया? तो इसके पास BCl3 गेट स्टेबलाइज, जबकि यहां पे देखो क्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर है, तो ये स्टेबल होता है। ये स्टेबल है, काहे के द्वारा स्टेबल है? बैक बॉन्डिंग के द्वारा। कैसे स्टेबल है? बैक बॉन्डिंग के द्वारा, ध्यान रखिएगा। दूसरा, फिर बेटा यहां अगर तोड़ना है तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, मगर यहां तोड़ना है तो पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। फिर यहां पे आपने जब बनाया तो 6 हाइड्रोजन आ रहे हैं बेटा, छोटे छोटे, सूखे सूखे, दुबले दुबले, इनसे कोई भीड़ नहीं होगी, समझ में आया? मगर यहां पे आपने बनाया तो देखो भैया, मोटे मोटे भारी भारी क्लोरीन है, समझे? वो भी एक नहीं, 6। तो 2 बोरान और 6 क्लोरीन, बहुत नाइंसाफी है कि नहीं? तो ये जिंदा नहीं बचेगा। बोलते हैं ना, आदमी 2 और गोली 6,
अरे खा सकता है ना, सुबह दोपहरी शाम एक एक पैरासीटामोल, 6 क्या 8 खा लेते हैं हम लोग, तो 6 6 घंटे में खानी पड़ती है, क्यों भैया? तो 2 आदमी 8 गोली भी खा सकता है, 6 गोली की क्या बड़ी बात है, क्यों भैया, है कि नहीं? तो आइए, तो मगर यहाँ पे बोरॉन 2 और क्लोरीन 6, बहुत नाइंसाफी है। जिंदा बचेगा? क्यों जिंदा बचेगा? नहीं जिंदा बचेगा, मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? दब दब के, हिंदी में बोले तो क्राउडिंग इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे बहुत ही मोटे मोटे बल्कि क्लोरीन के कारण ये जिंदा नहीं बचेगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए नोट करिए इसे। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा है, सुनो ध्यान से, इधर देखिए सब लोग। अभी हम लोगों ने देखा कि BH3 अपना डाइमर बनाता है, मगर B2H6 है, हाँ हाँ, BCl3 अपना डाइमर नहीं बनाता, समझे? तो BH3 डाइमर बनाएगा, B2H6 बनाएगा, BCl3 अपना डाइमर नहीं बनाएगा, मतलब B2Cl6 नहीं पाया जाएगा, जबकि B2H6 पाया जाएगा, समझे? तो ऐसा क्यों है? अब थोड़ा सा और आगे एक और स्टेटमेंट देखेंगे। एक और स्टेटमेंट है, चलिए स्टेटमेंट है, बताना है। स्टेटमेंट नंबर 1, BF3 also does not forms its dimer BF3 भी अपना डाइमर नहीं बनाता है, पहला स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? चलिए, तो BF3, बेटा देखो, अब हम लोग फिर से BF3 को देखेंगे, घूरेंगे। BF3 पहला तो वही बात है कि ये खुद से स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो उसके लिए बेटा देखो, फ्लोरीन का ग्रुप नंबर है 7, जो जिसका ग्रुप नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां खर्च कर दिया, एक बोरॉन से ले लिया, बेटा 7 थे, एक खर्च कर दिया तो कितने बचे? 6। ये देखिए 6 का मतलब 3 लोन पेयर। तो दोनों फ्लोरीन के पास 3 3 लोन पेयर हैं। ये रहा बोरॉन, ये रहा बोरॉन, ये देखिए बोरॉन के पास है वेकेंट p ऑर्बिटल, वेकेंट p ऑर्बिटल, ध्यान रखिएगा। और अभी मैंने आपको बताया था, जब भी एक एटम के पास लोन पेयर या माइनस चार्ज हो, दूसरे एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो यहां पे हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। क्या हो जाएगी? बैक बॉन्डिंग। ये भी एक तरीके का रेजोनेंस है बेटा, ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। ये अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, फिर ये वापस लेगा, फिर ये लोन पेयर डोनेट करेगा, फिर ये वापस लेगा, फिर ये लोन पेयर डोनेट करेगा और फिर ये वापस लेगा, समझे? इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी अब हम लोग तो बोल रहे हैं, इसमें पहली चीज है नंबर 1, इसका रीजन है क्यों ये डाइमर नहीं बनाता है। रीजन 1, इट गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ये भी स्टेबल हो जाएगा बैक बॉन्डिंग के कारण। बेटा यहां पर भी हम लोग इसका, क्योंकि बेटा बताया अभी, जब भी रेजोनेंस या बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं 1 + π/σ, where pi is the number of pi bond involved in resonance and sigma is the number of sigma bond involved in resonance। यहाँ पे ये पाई है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो यहाँ पे फिर से पाई 1 है, पाई बॉन्ड 1 है और सिग्मा बॉन्ड 3 है। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा? 1.33। इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 1.33, 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। 2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 आना चाहिए, समझे? तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1 से कम होगी और 2 से ज़्यादा, ठीक है? बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 से ज़्यादा होगी और 2 से कम, डबल बॉन्ड से कम। खैर दूसरा, तो इट गेट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ठीक है?
दूसरा फिर से सेकेंड रीजन बताइए। कह रहे हैं अगर, सुनिए, अगर आपने डाइमर बनाया, अगर जैसे B2H6 में डाइमर बनाया था तो वहां बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड तोड़ना था। यहां पे क्या बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा? टफ होगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर is present between boron and fluorine. Partial double bond character is present between boron and fluorine, and breaking of partial double bond is relatively tough, and breaking of partial double bond is रिलेटिवली टफ। मुश्किल है भैया, समझे? फिर ये कह रहे हैं तीसरा रीजन R3, B2F6 not formed due to crowding या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो बेटा सुनो ध्यान से, ये जो फ्लोरीन है ये ना, ये साइज में छोटा है, क्लोरीन साइज में बड़ा था, तो फ्लोरीन से क्राउडिंग नहीं क्रिएट होगी, तो ये वाला रीजन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रीजन सही नहीं है। तो इसका रीजन 1 सही है और रीजन 2 सही है, जबकि रीजन 3 सही नहीं है, समझे? तो B2F6 इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो बनना ही नहीं चाहता, बनने की जरूरत ही नहीं है, खुद से ही वो स्टेबल है, समझ रहे ना? और दूसरा, अगर उसको बनाना है तो आपको पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है, पार्शियल डबल बॉन्ड को ब्रेक करना काफी ज्यादा टफ होता है, समझे? इसलिए B2H से B2F6 नहीं बनेगा। और ये अगर बोल दिया B2H6 नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर क्राउडिंग होगी, तो फ्लोरीन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है साइज में, यहाँ क्राउडिंग इफेक्ट नहीं लगेगा, क्लोरीन का क्राउडिंग इफेक्ट लगता है। ये पहला स्टेटमेंट था, सुनिए, पहला स्टेटमेंट क्या था कि BH3 अपना डाइमर बनाता है, सही है। BCl3 अपना डाइमर नहीं बनाता है, ये भी सही है, ट्रू है। और BF3 भी अपना डाइमर नहीं बनाता है। ये 3 लाइनें हैं जो मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं कि BH3 जो है वो अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है, और वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन। तो एक चीज तो पता चल गई, सुनो, डाइमर जब आप बना रहे हो, सुन लो, इसके क्या हमें नहीं पता चल रहा है कि डाइमर जब आप बना रहे हो तो एक चीज तो ये होना चाहिए कि जब डाइमर बन जाए तो क्राउडिंग नहीं क्रिएट होनी चाहिए। नहीं पता चला डाइमर बनाया और क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो गई तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि डाइमर बनाने के लिए एक ये कंडीशन है कि डाइमर बनने के बाद क्राउडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए? और दूसरा, जरा ध्यान से देखो, इसकी शक्ल देखो, इस बेचारे की शक्ल देखो, ये डाइमर बना रहा था, देखिए ध्यान से, ये डाइमर बना रहा था जबकि ये डाइमर नहीं बना रहा है। बताओ दोनों की शक्लों में क्या अंतर दिख रहा है? बताइए, दोनों में क्या मेन डिफरेंस दिख रहा है कि ये डाइमर बना रहा है और ये डाइमर नहीं बना रहा है? बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है? यहां इस बेचारे गरीब भिखारी के पास क्या नहीं है? लोन पेयर नहीं है। होता तो डोनेट कर देता, है कि नहीं भैया? समझ में आया? और ये प्रॉपरली स्टेबल हो जाता, पहले से ही स्टेबल होता, है कि नहीं भैया? पहले से स्टेबल नहीं हो रहा है। तो एक चीज और पता चल गई, डाइमर बनाने के लिए बेटा इसे बोलते हैं साइड एटम। साइड एटम के पास लोन पेयर या माइनस चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब डाइमर बन जाए तो क्राउडिंग इफेक्ट नहीं लगना चाहिए। ये दूसरे स्टेटमेंट है, समझे? तो चलिए, अब एक चीज पता चल गई, मैं लिख ही देता हूं जब आप सब लोगों को क्लियर हो गया है, आउट हो ही गया है। तो कंडीशन फॉर डाइमर फॉर्मेशन
कंडीशन फॉर डाइमर फॉर्मेशन, पहला पहला साइड एटम does not have लोन पेयर, साइड एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए, समझे। दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, आफ्टर डाइमेराइजेशन क्राउडिंग और स्टेरिक हिंड्रेंस शुड नॉट क्रिएट, बोल रहे हैं स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए या क्राउडिंग इफेक्ट नहीं लगना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मतलब डाइमर भी बन जाए और क्राउडिंग ना, ऐसा पता चला डाइमर बनाया वो मरा ही जा रहा है, सांस ही नहीं आ रही है, दब दब के मर गया, सेंट्रल एटम मर गया पूरी तरीके से, तो जिंदा ही नहीं बचेगा, सेंट्रल एटम ही नहीं जिंदा बचेगा तो मॉलिक्यूल ही कैसे बना लोगे, समझे। तो ये बात पता चली। चलो अब भैया बना ही लेते हैं हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पर पहली बात तो सुनो ध्यान से, स्टेबलाइज हो रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये देखिए दो BH3 के मॉलिक्यूल ये जुड़ रहे हैं और ये बना रहे हैं B2H6, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो क्वेश्चन पूछा जाए ये रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अगर बेटा कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये स्पॉन्टेनियस है, ध्यान रखिएगा। सुनिए ध्यान से कैसे बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग बना रहे हैं B2H6 को, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये B2H6 का स्ट्रक्चर है। इस तरह से अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ने हैं हम लोगों को, तो ये एक हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन है। बेटा देखो, सब लोग देखो एक मिनट के लिए, इधर देखिए, नोट मत करिए। तो ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। बेटा बोरॉन, सुनो ध्यान से, बोरॉन का ग्रुप नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा। तो बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, ये देखिए बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, फिर से यहां पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और यहां पे बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर किया, ये लीजिए दिख रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए बोरॉन के, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे 3, अब बचेगा 1। इस बोरॉन के पास 3 में से 2 खर्च हो गए, 1 ही तो बचा ना भाई। तो देखो यहां पे अब 1 इलेक्ट्रॉन बोरॉन यहां शेयर करेगा और हाइड्रोजन यहां शेयर करेगा, ये देखिए ये खत्म हो गया, इधर का काम खत्म। अब उधर वाले बोरॉन की बात कर रहे हैं, ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक बोरॉन ने शेयर किया।
एक बोरॉन ने शेयर कर दिया, ये लीजिए, ये बोरॉन का हो गया। और यहां पर भी सेम, ये एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन का और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इसने शेयर कर दिया। अब देखो बच्चों, इधर देखो, यहां पर आप देखिए कितने सेंट्रल एटम है। तो एक, दो, तीन सेंट्रल एटम, या तीन एटम है यहाँ पे। सेंट्रल एटम तो दो है, बोरॉन, तीन एटम है। और ये तीन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, समझे। तो यहाँ पर तीन एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसे बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग? थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ध्यान रखिएगा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या फिर बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो ये हो गया बनाना बॉन्ड। ये देखिए, ये जो एक बन रहा है, इसको बनाना बॉन्ड बोल सकते हैं। यह है थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, या इसी को कहते हैं बनाना बॉन्ड। ये लीजिए, इसी तरह से इधर भी देख सकते हैं, ये भी है आपका ये भी सेम है, ये भी वही है बेटा, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या बनाना बॉन्ड। थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सुनो ध्यान से बेटा, एक मिनट देखो, जबकि ये जो बॉन्ड है इसको देखो सब लोग, यहां पे कितने एटम दिख रहे हैं? दो। और कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? दो। तो यहां पर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, कि B2H6 में टोटल कितने बॉन्ड है बताइए, टोटल बॉन्ड का नंबर काउंट करिए, टोटल कितने बॉन्ड है। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इन B2H6, तो बेटा यहां आंसर हो जाएगा 6, जिसमें से 6 में से 2 तो हैं आपके बनाना बॉन्ड, और 4 हैं बेटा ये जो किनारे वाले हैं ना, इनको हम लोग बेटा याद रखेंगे, जो बनाना बॉन्ड है, सुनो, दोनों एटम को आपस में जोड़ भी रहा है, इसलिए इसे ब्रिज बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। यहां पे इसको हम लोग ब्रिज बॉन्ड, या इसको देख लो एक मिनट, ये किनारे वाले हाइड्रोजन को हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन कह सकते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये जो बीच वाले हाइड्रोजन हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं ब्रिज हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिएगा ऐसे। तो टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं बोलो बच्चों, यहां टर्मिनल हाइड्रोजन कितने हैं बोलो? 1 2 3 4। तो टर्मिनल यहां पे पहले तो देखिए दो, अब ये 4 टर्मिनल बॉन्ड भी हैं, इन्हें, ये किनारे वाले बॉन्ड को टर्मिनल बॉन्ड बोलेंगे, टर्मिनल बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो टर्मिनल हाइड्रोजन है यहां पे 4। और बोलो बेटा ब्रिज हाइड्रोजन, तो ब्रिज हाइड्रोजन यहां पे कितने हैं? ब्रिज हाइड्रोजन है यहां पे 2। क्या ये आई बात समझ में आपके? ठीक है। तो बेटा देखो इस तरह से आप सुनिए ध्यान से, अच्छा नोट करिए, फिर मैं और आगे बताता हूं इसको। देखो बच्चों इधर देखिए, अभी मैंने आपको बताया यहां पर एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कितने हाइड्रोजन इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है, कितने ब्रिज हाइड्रोजन है, इस तरह से। एक ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें एक ही प्लेन पे मैक्सिमम कितने एटम पाए जाते हैं। तो एक बेटा रफ कागज देना जरा।
ऐसा नहीं, इसमें कुछ लिख सकते हो। हाँ देखो बेटा, ये आपका, ये देखिए ये B2H6 है। इसके मैं इस प्लेन के बारे में बात कर रहा हूं। ये देखिए ये प्लेन है, ये देखिए ये बोरॉन है, दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। ये बोरॉन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया ये प्लेन। सब लोग देखिए यहां पर, ये है पहले, ठीक है, ये बात मैं कर रहा हूं। एक ये BH2 और एक ये BH2, ये प्लेन है, समझिए। अब एक ये हाइड्रोजन है जो कि इस बोरॉन से भी जुड़ा हुआ है, इस बोरॉन से भी जुड़ा हुआ है, और एक ये हाइड्रोजन है, ये दोनों बोरॉन से जुड़ा हुआ है। ये है मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। दिमाग में विजुअलाइज हुआ कुछ आपको? सुनिए ध्यान से। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम एक ही प्लेन पर, देखो अब इसमें दो प्लेन आ रहे हैं, कितने प्लेन पर एटम है समझिए। एक तो ये प्लेन है, कागज का प्लेन दिख रहा है आपको, मॉलिक्यूलर प्लेन बोल सकते हैं। बोलो बेटा इस पे मैक्सिमम कितने एटम दिख रहे हैं आपको? गिन लो, कितने एटम दिख रहे हैं? 6। क्या कोई और भी प्लेन है? सुनो, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। सोचो मेरे पास मशीन है, आरा मशीन है, बढ़िया लेज़र वाली, लेज़र मशीन है, लेज़र से कट कर रहा हूँ मैं। तो बेटा ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से लेज़र चल रही ना, ऐसे सोचो, तो ये हाइड्रोजन कटेगा, फिर ये दोनों बोरॉन कटेंगे, और फिर नीचे वाला हाइड्रोजन। ध्यान से सोचो, इमेजिन करो, ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों बोरॉन, फिर ये मशीन लेज़र तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना भाग भाग के काटेगा, समझो ऐसी कटिंग हो रही है। तो जो जो इस प्लेन में आए, जो इससे कटेगा, वो समझो सेम प्लेन में है। समझ में आया? बोलो कितने आइटम कट जाएंगे यहाँ पे? 1 2 3 और ये 4। तो बोल रहे हैं ये परपेंडिकुलर प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन में कितने आइटम आ रहे हैं? 4। और सेम मॉलिक्यूलर प्लेन में कितने आइटम आ रहे हैं? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्सिमम एटम B2H6 में मैक्सिमम एक प्लेन में कितने एटम हैं, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा? 6। मगर इसके परपेंडिकुलर प्लेन में कितने एटम हैं? 4। तो यहां पर देखिए B2H6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, तो अगला अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन B2H6 मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन, इन B2H6 maximum number of atoms in same plane, एक ही प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आते हैं? तो यहां आंसर आ जाएगा 6। ये मॉलिक्यूलर प्लेन में है, यहां आंसर आ गया 6। बट अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन B2H6 नंबर ऑफ एटम्स इन परपेंडिकुलर प्लेन, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 4 एटम जो है परपेंडिकुलर प्लेन में। इसको मैं और साफ डायग्राम एक और बना रहा हूं, देखिए यहां पे एकदम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक तो ये देखिए ये है, कभी भी इस डायग्राम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहां से आपको ये ना सोचिएगा यहां पे ये 2 बॉन्ड है, ये पूरा एक बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है। ये देखिए, इधर देखो बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉन्ड एंगल की, कि यहां पर 2 तरीके के बॉन्ड एंगल हैं, समझिए। ये देखो, ये वाला बॉन्ड एंगल है, इसको मान रहे हैं हम लोग θ1, और दूसरा ये वाला है इंटरनल बॉन्ड एंगल, इसको मान रहे हैं θ2, समझे? तो सोचो, आप इमेजिन करो, ये दोनों लोग फ्री हैं, ये फ्री हैं, समझे? इनमें रिपल्सन लगेगा, ये फ्री हैं, तो इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, जबकि ये दोनों लोग बंधे हुए हैं, ये आपस में बंधे हुए हैं।
तो ये इसे इंटरनल बॉन्ड एंगल बोल सकते हैं और इसे टर्मिनल बॉन्ड एंगल बोल सकते हैं। समझे, ये टर्मिनल है, टर्मिनल बॉन्ड एंगल ये है आपका θ1 और ये है इंटरनल बॉन्ड एंगल ये है θ2। समझे, तो टर्मिनल बॉन्ड एंगल और इंटरनल बॉन्ड एंगल में कौन सा एंगल ज्यादा है? देखो ये तो मैं बता दूंगा कौन सा ज्यादा है, बट आप कैसे याद रखोगे? इसके लिए ट्रिक है, सोचना कि ये घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र है और ये बंधे हुए हैं। स्वतंत्र है इसलिए इनमें बॉन्ड एंगल ज्यादा, और ये बंधे हुए इसलिए इनमें बॉन्ड एंगल कम। तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा आता है, ये अप्रॉक्स 122 डिग्री आता है, और ये बॉन्ड एंगल कम आता है, ये 97 डिग्री आता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2, तो यहाँ पे θ1 ग्रेटर देन θ2, मैंने आपको इसकी वैल्यू भी बता दी है कि कितनी वैल्यू होती है। सुनो बेटा, इधर देखो, अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बेटा देखो ये है ब्रिज बॉन्ड, बताया था अभी, ये है ब्रिज बॉन्ड, ये देखिए ये ब्रिज बॉन्ड है। इस ब्रिज बॉन्ड को देखो बेटा, बोलो इसमें 3 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है? बोलो 2 ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जबकि ये टर्मिनल बॉन्ड है, ये टर्मिनल बॉन्ड है, बोलो यहां 2 एटम के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है? 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझे, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। तो बेटा यहां 2 एटम के बीच में 3 ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मान लिया इसकी बॉन्ड लेंथ है L1, ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ L1 है, और टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, या मैं सेम नंबर दे रहा हूं, ये यहाँ θ1 माना था तो यहाँ L1 ले रहे हैं, यहाँ θ2 लिया था तो इसको L2 ले रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए, ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ L2 ले ली है और टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ L1 ले ली है। समझ में आया? तो कौन सी ज्यादा होगी? तो आप ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे 3 एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम आएगी, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात? तो यहां पर देखिए बॉन्ड लेंथ, तो यहां पे आ जाएगा L1 लेस देन L2। ये लो बेटा, L1 जो है वो कम होगी और L2 जो है ये ज्यादा होगी। समझे? बता, तो अभी पता चल गया कि बनाना बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है इसकी ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। ये है आपकी, ये है 119 पिकोमीटर और ये है 138 पिकोमीटर, ये लीजिए। अब अगर बेटा एक बात मैंने आपको बताई है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी, बेटा बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बॉन्ड लेंथ बढ़ती है तो बॉन्ड एनर्जी घटती है। समझे? यहां बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? यहां बॉन्ड लेंथ बनाना बॉन्ड की, और बॉन्ड लेंथ इसकी क्या है? कम। तो नॉर्मली जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। मगर ये एक्सेप्शन है, यहां पर बनाना बॉन्ड जो है ये एक्सेप्शन है। यहां बनाना बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। यहां पे बनाना बॉन्ड है, एक्चुअली में एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है। यहां पे अगर हम लोग बॉन्ड एनर्जी मान लिया बेटा, इसकी एनर्जी है E2, इसकी बॉन्ड एनर्जी है E2 और इसकी बॉन्ड एनर्जी है E1, इस टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है E1, तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी E2 ग्रेटर देन E1, E2
तो बेटा एक्सेप्शन है, यहाँ पूरा आप लोग पूरा लिखिएगा, EX मतलब एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्शनली। नॉर्मली अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि नॉर्मली जहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी वहां बॉन्ड एनर्जी कम होगी, मगर एक्सेप्शनली यहां पर बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। समझ में आया? तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। यहां पे बॉन्ड एनर्जी आती है 414 किलो जूल पर मोल और यहाँ पे अप्रॉक्स 381 किलो जूल पर मोल इसकी ये एनर्जी आती है। एनर्जी की वैल्यू याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है और लेंथ की भी वैल्यू नहीं याद रखनी है, एंगल की भी वैल्यू नहीं याद रखनी है, बस आप रिलेशन याद रखिएगा। देखो मैंने बताया कि ये ऐसे याद रखना, ये भागने के लिए स्वतंत्र है ना, तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा, ये बॉन्ड एंगल कम आएगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया है, ये देखो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे 2 एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि यहाँ पे 2 एटम पे 2 ही इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। समझ में आया? तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बनाना बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या है? कम। ऑल्दो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, मगर एक्सेप्शनली इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये मैंने आपको बता दिया है। समझ में आया? नोट करिए जल्दी से 1-2 पैरामीटर। बेटा देखिए इसका एक और डायग्राम, 2 तो मैंने बना के दिखा दिए सिंपल। एक ये भी डायग्राम होता है, इस तरह से भी B2H6 ही बनता है। ये देखिए ये पूरा एक बॉन्ड की थ्रो भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से। ये लीजिए, ये भी इसका डायग्राम है बेटा, ये भी बनाना बॉन्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कुछ बातें मैंने आपको बताई कि किस तरह से ये यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। ये आपके टर्मिनल बॉन्ड है। बेटा ध्यान रखना, सुनो इधर देखो, अभी मैंने दिखाया, इधर देखिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो 4 हाइड्रोजन हैं, ये देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन सेम प्लेन में है। ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। तो ये जो टर्मिनल, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल फोर टर्मिनल हाइड्रोजन आर इन सेम प्लेन while bridge hydrogen are at perpendicular plane। ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है ये परपेंडिकुलर प्लेन पे पाए जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, अगर इसमें से एक एक हाइड्रोजन हटा करके एक एक मेथिल ग्रुप लगाएं तो इस प्रोसेस को मेथाइलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मेथाइलेशन। ध्यान रखिए, तो एक एक हाइड्रोजन हटा करके मेथिल लगाना चालू करते हैं तो मेथाइलेशन ऑफ B2H6। ये देखिए मेथाइलेशन ऑफ B2H6। तो बोल रहे हैं अगर इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं मेथिल ग्रुप के द्वारा, if hydrogen of B2H6 replaced by methyl group, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेथाइलेशन। अब देखो बेटा,
मैंने केवल ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो आपको ये मिलेगा B2H5CH3, इसको बोलेंगे मोनोमेथिल डाइबोरेन, मोनोमेथिल डाइबोरेन। और दूसरा बेटा, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो तो ये मिलेगा B2H4CH3 होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे डाईमेथिल डाइबोरेन, ये लीजिए। और ये तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको ये मिलेगा B2H3CH3 होल थ्राइस ट्राईमेथिल डाइबोरेन, ट्राईमेथिल डाइबोरेन, समझे। और बोल रहे हैं चौथा हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, ये टर्मिनल वाले अभी रिप्लेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं, डी। तो ये मिलेगा B2H2CH3 होल 4 टेट्रामेथिल डाइबोरेन। बेटा ये एग्जिस्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी एग्जिस्ट करेगा, मगर जब आप ये वाले हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बनेगा। अगर आपने ये वाले हाइड्रोजन हटाए तो आपको ये मिलेगा B2HCH3 होल 5 पेंटामेथिल डाइबोरेन। और अगर आपने ये वाला भी हटाया, ये वाला हटाओगे तो ये मिलेगा B2CH3 होल 6 हेक्सामेथिल डाइबोरेन। तो पेंटामेथिल डाइबोरेन एंड हेक्सामेथिल डाइबोरेन डज नॉट एग्जिस्ट, ये होता है डज नॉट लो। इसका भी रीजन सुनिए, तो ये 5 एग्जिस्ट करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं दोनों, मोनोमेथिल डाइबोरेन, डाइमेथिल डाइबोरेन, ट्राइमेथिल डाइबोरेन एंड टेट्रामेथिल डाइबोरेन, ये एग्जिस्ट करते हैं। मगर पेंटामेथिल डाइबोरेन और हेक्सामेथिल डाइबोरेन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका रीजन क्या है, सुनो ध्यान से। रीजन, जब आप ये बना रहे हो तो टर्मिनल हाइड्रोजन तोड़ इसके, तो ये इसका पूरे का रीजन बता रहा हूं। रीजन, जब आप 1 2 3 4 ABCD बना रहे हो तो टर्मिनल हाइड्रोजन तोड़ना पड़ेगा, जबकि ये दोनों बनाओगे तो ब्रिज हाइड्रोजन तोड़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया, बोलो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, टर्मिनल हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है या ब्रिज हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। ब्रिज हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन को तोड़ना आसान है, ब्रिज हाइड्रोजन को तोड़ना मुश्किल है, समझे। तो इसका पहला रीजन है, रीजन नंबर 1, ब्रेकिंग ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन या रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज इजी, ये इजी लिखा है, ड्यू टू लेस बॉन्ड एनर्जी while breaking of bridge हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है उसको तोड़ने में ज्यादा ही नहीं, while breaking of bridge हाइड्रोजन require more बॉन्ड एनर्जी। तो ये टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। पहला रीजन, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। इसका पहला रीजन, टर्मिनल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है और ब्रिज बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, तो टर्मिनल हाइड्रोजन निकालना आसान है, टर्मिनल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेथिल लगाना आसान है, मगर ब्रिज हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेथिल लगाना मुश्किल है। तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन, जब आप किनारे यहां मेथिल लगाओगे तब तो क्राउडिंग इतनी ज्यादा नहीं क्रिएट होगी, मगर जब आप बीच में मेथिल लगा दोगे तो क्राउडिंग इतनी ज्यादा क्रिएट होने लगेगी कि क्राउडिंग इफेक्ट लगने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगने लगेगा, समझे। तो इसका दूसरा रीजन है, रीजन 2, व्हेन
व्हेन ब्रिज हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाई बल्की methyl group. When bridge hydrogen are replaced by bulky methyl group, then crowding or steric hindrance increases. Therefore stability decreases. ध्यान रखिएगा, तो क्राउडिंग बढ़ने लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने लगेगा और स्टेबिलिटी जो है घटने लगेगी। समझे? नोट करिए इसको। देखो बच्चों, इधर देखिए, बोल रहे अभी मैंने आपको बताया कि B2CH3 अगला स्टेटमेंट है, बताना आपको ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट है B2CH3 होल 6 B2CH3 होल 6 हेक्सामेथिल बोरेन does not exist, but Al2CH3 whole 6 exist। बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? और ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और ट्रू नहीं है तो क्यों ट्रू नहीं है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? रीजन तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपने अभी लिखा है, ब्लैक पेन से लिखा है इसलिए। तो बेटा देखो, सुनो ध्यान से। हाँ, क्या हम लोग जानते हैं बेटा? देखो इधर, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, है ना, थैलियम, बेटा एक ही ग्रुप में, इन सेम ग्रुप अप टू डाउन साइज इंक्रीज होता है। क्या हम लोग ये जानते हैं? एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता जाता है। तो बोलो बेटा, बोरॉन के नीचे क्या आ रहा है? बोलो, सब लोग बोलो, तो किसका साइज बड़ा होगा? बोरॉन और एल्युमिनियम सेम ग्रुप के। इसका रीजन, पहले तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये ट्रू है भैया। क्यों सुबह सुबह हम कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। सुबह क्या 12 बज रहे हैं यार, वो तो हम लोग कमरे के अंदर हैं, तो लगता अभी सवेरे कहाँ है कि नहीं? आफ्टरनून हो गया है। गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ चलिए, हो गया, खत्म हो गया सवेरा, है ना, कष्टदायी सवेरा, तबीयत खराब करने वाला सवेरा। अच्छे की तबीयत खराब होती, मास्टर हैं बेटा, बीमारी हम जानते हैं चलिए आइए, देखिए यहाँ पर, सुनो ध्यान से। अरे देखो मेरे बच्चों, सही और बीमार बच्चों सही बच्चे भी दिखे और बीमार बच्चे भी दिखे। इतने मेहनती बच्चे बीमार होते हुए बताइए, बैठते हैं आके दवा खा के आ जाते हैं। हाँ, ऐसे मेहनती बच्चे ना नसीब से मिलते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों से मिलते हैं, ये समझ लीजिए। हाँ, वरना बीमार होने पे कोई आता है क्या, बताइए? हाँ, और इतने मेहनती बच्चे, भगवान मेरे मालिक। चलिए आइए, तो देखो मेरे बच्चों, घूरो मेरे सही बच्चों, मेरे बीमार बच्चों, मेरे होने वाले बीमार बच्चों नहीं, भविष्य में बीमारी तो होती है ना भाई, है? तो देखो, अगला स्टेटमेंट है कि भैया हेक्सामेथिल बोरेन नहीं रहता है, मगर Al2CH3 होल 6 एग्जिस्ट करता है। पहला तो ये सही है। क्यों? क्योंकि बोरॉन साइज में छोटा है और एल्युमिनियम साइज में बड़ा है, तो 2 बोरॉन के साथ 6 मेथिल नहीं लगा सकते हैं, मगर 2 एल्युमिनियम के साथ 6 मेथिल लगा देंगे, कोई क्राउडिंग नहीं लगेगी। समझे? तो इसका रीजन, अगर असर्शन रीजन में आ जाए तो इसका रीजन भैया, बोरॉन आर स्मॉलर इन साइज, बोरॉन साइज में छोटा होता है,
वाइल एल्यूमिनियम लार्जर इन साइज, एल्यूमिनियम साइज में बड़ा है, देयर फॉर इन Al2CH3 क्राउडिंग इफेक्ट नॉट अकर्स, इसमें क्राउडिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा, और हाँ Al2CH3 एग्जिस्ट करेगा। अरे सर एग्जिस्ट करेगा तो कैसा होता है ये तो बता दो हमको भी, हैं? Al2CH3 होगा कैसा? तो देखो भैया बनाए देते हैं, क्या दिक्कत है? देखिए क्या खास बात है इसमें, नाम आ ही गया है तो इसको भी बना देते हैं। ये लीजिए, ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एल्युमिनियम से, एक एल्युमिनियम शेयर करेगा। सिमिलरली यहां पे भी कार्बन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और बेटा देखो सब लोग, एक मिनट के लिए देखो, देख लो, ये तुम्हारा दूसरा स्टेटमेंट आ गया फिर से काम। बेटा सब लोग देखो एक मिनट, इन सभी का ग्रुप नंबर 3 है, ध्यान रखिएगा, इन सब का ग्रुप नंबर 3 है, समझो। इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 होते हैं, 1 2 3 यहां खर्च कर दिया, चौथा यहां खर्च कर दिया, एल्युमिनियम ने 1 यहां खर्च कर दिया, 1 यहां खर्च कर दिया, 1 यहां खर्च किया है, एक कार्बन का। देखो ध्यान से, काम खत्म। एल्युमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3, 1 2 3 के तीनों खर्च कर दिए। इस एल्युमिनियम को देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। देखो बेटा 1 2 3, लो भैया 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए। यहां आ जाओ कार्बन पे, ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, ये 1 खर्च करेगा, ये 1 खर्च करेगा। देखो कुछ दिख रहा है? कुछ दिखा तुम लोगों को? समझ में आया मैं क्या बोलने वाला हूं? देखो इसको घूरो, अरे घूर रहे हो? क्या बन गया? 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक और एग्जांपल आ गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया हुआ है आपके पेपर में। 2 ही तो पूछे गए हैं, किसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है? तो पहला था B2H6 और दूसरा देखो पहुंचा दिया दूसरे किनारे पे आपको, Al2CH3 समझ में आया? तो यहां पे भी भैया ये इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, ये लीजिए। सिमिलरली तो यहां पे ये 2 के दोनों जो आपको ये दिख रहा है ना, ये दोनों के दोनों है बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो देखिए 2 एग्जांपल बता दिए हैं मैंने, बनाना बॉन्ड में 2 एग्जांपल बता दिए, एक तो B2H6 बताया है और दूसरा Al2CH3 ऑलरेडी बेटा ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, समझे? ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है कि कहां कहां पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। तो एक तो B2H6 में, दूसरा Al2CH3 में, यहां पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, तो मैंने वहां से यहां तक पहले बताया है कि ये एग्जिस्ट करता है, जबकि B2CH3 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, या रुक जाइए 1 मिनट रुको, एक और क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, सुनो एक और क्वेश्चन देख लो। अगर पूछ ही लें यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, समझे? 4 बॉन्ड है। सिमिलरली यहां अगर पूछ ले इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। जरा ध्यान से देखो बेटा, इधर देखो, लेविस एसिड क्या होता है? लेविस एसिड जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। बेटा जरा ध्यान से इधर देखो, सब लोग इधर देखो, अरे इसने डाइमर बना लिया। अभी इस बोरॉन, सिर्फ इस बोरॉन को देखो, इस बोरॉन को देखिए, 2 2 4 और 2 कितने हो गए? 6। अभी भी देखो खाली जगह मिल रही है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक एट ए टाइम या तो ये इधर होगा या तो ये इधर होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भले ही डाइमर बना लिया है, बताओ B2H6 लेविस एसिड है या नहीं है? हाँ है ना भैया, हम लोग कई जगह पे यूज करते हैं, याद करो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में B2H6 यूज किया जाता था, वहां वो लेविस एसिड है इसीलिए यूज किया जाता था। तो लो अगला स्टेटमेंट पता चल गया। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि B2H6 लेविस एसिड है या नहीं है, हाँ B2H6 लेविस एसिड है, भले ही डाइमर बना दिया इसने,
डाइमर बनाने के बाद भी ये लेविस एसिड है? हाँ, डाइमर बनाने के बाद भी ये लेविस एसिड है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि B2H6 इज लेविस एसिड, तो ये भी स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हाँ B2H6 लेविस एसिड है। रीजन बता दिया, क्योंकि देखो अभी इसके पास खाली जगह है ना। समझ में आई बात ये? चलिए।